नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। मध्य प्रदेश में हाल ही में कुछ नए अभयारण्यों को डी नोटिफाई किया गया है और कुछ नए अभयारण्य ऐड किए गए हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं और 9 वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये वन्यजीव अभयारण्य होते क्या हैं। वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक आवास होता है जहां वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्यजीव अभयारण्य में संकटग्रस्त और लुप्तप्राय पक्षियों, पशुओं और वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। वन्यजीव अभयारण्य में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, पशुओं की चराई और लोगों को आवासीय की सुविधा भी होती है। अभयारण्य संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। संरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये ऐसे वन होते हैं जहां प्रशासन का कम नियंत्रण होता है, मतलब वहां कानून लचीले होते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 9 जो है वो प्रस्तावित हैं। तो 9 कौन-कौन से प्रस्तावित हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है दोस्तों ये, तो लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अभी आप जितने भी एग्जाम देंगे, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मध्य प्रदेश के एक-एक अभयारण्य की बात करेंगे। ये मैंने आपको मध्य प्रदेश के अभयारण्य का एक ओवरव्यू दिया। अब हम एक-एक अभयारण्य पर चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला अभयारण्य हम देखेंगे और यह भी काफी चर्चा में रहा है, कूनो पालनपुर अभयारण्य। कूनो पालनपुर अभयारण्य ये श्योपुर जिले में है। श्योपुर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां से चंबल नदी मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। यहीं पर कूनो पालनपुर अभयारण्य बनाया गया है। सबसे ज्यादा ये चर्चा में रहा क्योंकि अफ्रीकी चीतों को, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। नामीबिया से 8 चीतों को यहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर 2022 को रिलीज किया गया। तो याद रखें, पहली बार जो यहां पर 8 चीते लाए गए थे वो 17 सितंबर 2022 को लाए गए, जबकि इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भारतीय वन पर्यावरण मंत्री और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 12 चीतों को पुनः रिलीज किया गया। इस तरीके से कूनो पालनपुर में कुल 20 चीते लाए गए। 20 चीते लाए गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 20 चीतों में से 9 चीतों की डेथ हो चुकी है। 20 में से वर्तमान में इन 9 चीतों की मृत्यु हो चुकी है। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए दोस्तों। चलिए, तो नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को लाकर के बसाया गया है श्योपुर के कूनो पालनपुर अभयारण्य में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, नामीबिया से 8 चीते लाए गए, जबकि दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका के सबसे साउथ में कंट्री है दक्षिण अफ्रीका, यहां से 12 चीतों को फरवरी 2023 में यहां लाकर के रिलीज किया गया। 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। यहां पर 2 फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको याद रखिएगा। 1948 में भारत में लास्ट टाइम चीतों को देखा गया था। 1948 के बाद भारत में कोई चीता नहीं दिखा और फाइनली भारत सरकार ने 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि चीते चर्चा में है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बिल्कुल इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा कूनो पालनपुर एक ऐसा अभयारण्य है जहां पर गिद्ध बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। गिद्ध सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाने वाला या गिद्ध जिस अभयारण्य में मिलते हैं उसका नाम है कूनो पालनपुर। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभयारण्य है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभयारण्य। टाइगर रिजर्व, जी हां दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा अभयारण्य है जिसको
प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा अभ्यारण्य जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो पहला अभ्यारण्य कौन सा, तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला अभ्यारण्य है रायसेन का रातापानी। रायसेन का रातापानी, तो ये याद रखिएगा, रायसेन के रातापानी को बहुत पहले शामिल कर लिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर में। या मतलब यहाँ पर टाइगर का, बाघ का संरक्षण किया जा रहा है। और बाघ का संरक्षण किया जाने वाला दूसरा जो अभ्यारण्य है वो है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य। ये जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य है, ये क्षेत्र 3 जिलों को मिलाकर के बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट टाइगर 3 क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया है। एक है सागर, दूसरा है दमोह और तीसरा है दोस्तों नरसिंहपुर। तो याद रखिएगा, सागर, दमोह और नरसिंहपुर। तो रानी दुर्गावती प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केवल दमोह जिले में नहीं है, याद रखना, इसका कुछ हिस्सा सागर में भी आता है और नरसिंहपुर में भी आता है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है वो ये है कि ये मध्य प्रदेश का 8वां, याद रखें, ये मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी घोषणा 25 सितंबर 2023 को की गई है, बिल्कुल हाल ही में हुई है, बिल्कुल करेंट से अपडेट रहिएगा। 25 सितंबर 2023 को इसकी घोषणा की गई। ये भारत का 54वां बाघ संरक्षण केंद्र है और मध्य प्रदेश का 8वां। अच्छा, मध्य प्रदेश में 6 नेशनल पार्क हैं जहां पर बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। और अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो 8 जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक ट्रिक, आप याद रखें, काप, बाप, ससरा। काप, बाप, ससरा। तो का से हो गया कान्हा किसली, पा से हो गया पन्ना, बा से हो गया बांधवगढ़, पा से हो गया पेंच, सा से हो गया सतपुड़ा, फिर सा से हो गया संजय गांधी और रा से हो गया रातापानी। तो काप, बाप, ससरा, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। का से कान्हा किसली, पा से पन्ना, बा से बांधवगढ़, पा से फिर पेंच, पहले सा से है सतपुड़ा, फिर दूसरे सा से संजय गांधी और रा से हो गया रातापानी। तो दोस्तों ये जो रातापानी है ये अभ्यारण्य है, बाकी कुछ 6 है नेशनल पार्क हैं। और 8वां जो ऐड हुआ है वो हो गया है दुर्गावती। का, बाप, ससरा, ऐसे याद रख लो, और दुर्गा, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो ये ट्रिक है मध्य प्रदेश के 8 नेशनल पार्क और 2 वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो दूसरा जो वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है वो है रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। केन बेतवा लिंक परियोजना की शर्त के आधार पर इस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया गया था। केन बेतवा लिंक परियोजना, आपको पता होना चाहिए, केन और बेतवा ये दोनों ही यमुना की सहायक नदी है। इन दोनों ही नदियों का ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है। केन बेतवा नदी परियोजना, याद रखें दोस्तों, ये ऐसी परियोजना है, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये पहली नदी जोड़ो परियोजना है। तो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, याद रखें। और ये स्टार्ट हुई, इसका शुभारंभ हुआ 2005 में। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट हुई 2005 में। केन नदी का पानी बेतवा नदी तक लाने के लिए ये योजना थी। केन नदी जो है वो मालवा में, बेतवा जो है मालवा में बहती है, केन नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती है। तो केन का जो अतिशेष पानी है उसको बेतवा तक लाने के लिए एक नहर के माध्यम से केन और बेतवा को आपस में जोड़ा गया है। यही है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो याद रखें, ये भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। उसमें शर्त ये रखी गई थी कि रानी दुर्गावती जो प्रोजेक्ट टाइगर है और ये अभ्यारण्य है, इसको अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। एक्चुअली में जब कोई परियोजना बनाई जाती है तो बड़ी मात्रा में जो फॉरेस्ट एरिया है वो डूब में आता है, लोगों को बड़ी मात्रा में विस्थापित किया जाता है।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो यहां पर जो वन डूब गए उनको संरक्षित करने के लिए ये शर्त रखी गई थी कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, और इसी शर्त के आधार पर रानी दुर्गावती अभ्यारण्य बनाया गया और अभी इसको हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह मध्य प्रदेश का दूसरा अभ्यारण्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नौरादेही अभ्यारण्य, याद रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे। इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र में नौरादेही अभ्यारण्य, सागर के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो जो नौरादेही अभ्यारण्य है ये भी सागर डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका भी कुछ क्षेत्र आएगा जो प्रोजेक्ट टाइगर में होगा, लेकिन वो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहलाएगा। तो याद रखें, तो ये कुछ फैक्ट दिए मैंने आपको रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपडेट रहिएगा। ये मध्य प्रदेश का 8वां प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र है। नेक्स्ट अभ्यारण्य देखते हैं, यह है सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य ये रतलाम जिले में है। रतलाम में आप देख रहे होंगे ये एक पक्षी का चित्र, एक इमेज आपको दिख रही होगी, ये खरमोर पक्षी है दोस्तों। ये वही खरमोर पक्षी है जिसको इस सैलाना अभ्यारण्य में संरक्षण दिया जा रहा है। ये वही खरमोर पक्षी है जिसकी चर्चा अपनी पुस्तक में भारत के बर्डमैन सलीम अली के द्वारा की गई है। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए फेमस है, याद रखिएगा, सैलाना अभ्यारण्य खरमोर पक्षी। चलिए, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है रालामंडल और दूसरा है सैलाना अभ्यारण्य। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है भारत के पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाली पक्षियों की 89 प्रजातियों का विवरण दिया है। और एक क्वेश्चन व्यापम ने पूछा हुआ है, पीबी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वो कौन सा अभ्यारण्य है जहां सलीम अली ने अपना उनका कर्म स्थली रहा है या वहां रह करके उन्होंने काम किया है पक्षियों के ऊपर। तो याद रखिएगा, सैलाना अभ्यारण्य लगा के आइए। चलिए, तो सैलाना अभ्यारण्य में खरमौर पक्षी को संरक्षण दिया जा रहा है। अच्छा, ये खरमौर पक्षी का एक दूसरा नाम भी है, इसको चीनी मोर भी कहते हैं। तो एक फैक्ट और याद रखें आप, चीनी मोर। बस मोर के सामने आप चीनी लगा दीजिए तो ये हो जाएगा चीनी मोर। तो खरमौर का दूसरा नाम है चीनी मोर। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, सलीम अली का कर्मस्थली रहा है सैलाना अभ्यारण्य और यहाँ रह करके इन्होंने पक्षियों पर काफी अनुसंधान किया है, काफी वर्क किया है और इन्होंने सैलाना अभ्यारण्य की 89 प्रजातियों का विवरण प्रस्तुत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यारण्य है करेरा अभ्यारण्य। देखिए, मैंने आपको अभी बोला था कि मध्य प्रदेश के कुछ अभ्यारण्य हैं जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया है और जिन अभ्यारण्यों को हटा दिया गया है उस अभ्यारण्य में ये शामिल है करेरा अभ्यारण्य। तो वर्तमान में याद रखिएगा, ये जो करेरा अभ्यारण्य है, करेरा अभ्यारण्य अब नहीं रहा। तो करेरा अभ्यारण्य पहले शिवपुरी में था, इससे अभ्यारण्य का दर्जा छीन लिया गया है। 1981 में इसका गठन किया गया था, याद रखें 1981 में इसका गठन हुआ था और यहां पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा था। चलिए, तो 1981 में इसका गठन हुआ, सोन चिड़िया का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था करेरा अभ्यारण्य, जो अब वर्तमान में नहीं है, इसको डी नोटिफाई कर दिया गया है। करेरा अभ्यारण्य जो पहले शिवपुरी में था, अब वर्तमान में ये अस्तित्व में नहीं है। चलिए, इसके बाद है रालामंडल। रालामंडल इंदौर, जैसे मैंने अभी आपको चर्चा की, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहां पर मध्य प्रदेश का दूसरा बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है। बटरफ्लाई पार्क मतलब होता है दोस्तों तितली घर। तो याद रखें, तितली घर मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर। तो सवाल ये है कि पहला तितली घर कहां बनाया गया। तो मध्य प्रदेश में पहला तितली घर जो बनाया गया वो रायसेन के गोपालपुर में बनाया गया है। तो याद रखिएगा, पहला तितली घर यहां लिख देते हैं,
गोपालपुर में बनाया गया था। गोपालपुर कहां पर है दोस्तों? तो ये रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश का पहला तितली घर गोपालपुर में बनाया गया, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का दूसरा जो बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है, दूसरा जो तितली घर बनाया गया है, वो रालामंडल इंदौर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, तो सबसे छोटा है तो इसका आपको एरिया भी पता होना चाहिए। तो इसका एरिया है 2.34 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखें, मात्र 2.34 स्क्वायर किलोमीटर। कई किताबों में 234 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया गया है, और 234 स्क्वायर किलोमीटर मतलब ये बहुत बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। इसका एरिया है 2.34 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखें। अगला फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहां पर कुछ समय पहले भारत की पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी बनाया गया। तो भारत का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र कहां बनाया गया है? तो ये रालामंडल इंदौर है। और आपको बता दूं, देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र, मतलब लोमड़ियों को यहां पर संरक्षण दिया जा रहा है, और ये बनाया गया था पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र 2017 में। 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र, इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारत का है, मध्य प्रदेश का नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रालामंडल इंदौर। अगला फैक्ट है, वन्य जीव जागरूकता केंद्र यहीं स्थित है। वन्य जीव जागरूकता केंद्र किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो लगा के आइए आप, रालामंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भालू को आप देख रहे होंगे, काला भालू होता है, तो काले भालू से याद रखो, काला भालू काली भीत, काला भालू काली भीत, काली भीत अभ्यारण्य बैतूल। काली भीत अभ्यारण्य है बैतूल में, और नीचे लिखा हुआ है कि ये भालू के लिए प्रसिद्ध है, भालुओं के लिए प्रसिद्ध है ये, और ये काली भीत पहाड़ी पाई जाती है। काली भीत पहाड़ी आपको बता दें, ये सतपुड़ा पर्वत में जो महादेव पर्वत है, महादेव पर्वत का ही हिस्सा है काली भीत पहाड़ी। इसका अधिकांश भाग बैतूल में आता है काली भीत पहाड़ी का, और इसका कुछ हिस्सा होशंगाबाद में भी आता है। तो इसी काली भीत पहाड़ी पर ये अभ्यारण्य बनाया गया है दोस्तों, और यह भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। काले भालू यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। भालू सफेद भी होते हैं, जिनको हम पोलर बियर कहते हैं। ध्रुवी भालू जो ध्रुवी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो व्हाइट होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काले भालू आपको देखने को मिलेंगे काली भीत अभ्यारण्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला अभ्यारण्य है, वो इसका नाम है कर्माझिरी अभ्यारण्य। और ये कर्माझिरी अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए, जुलाई 2022 में कर्माझिरी अभ्यारण्य को एक नए अभ्यारण्य के रूप में शामिल किया गया है। तो एक नया अभ्यारण्य है दोस्तों, तो नए अभ्यारण्य के रूप में कर्माझिरी को शामिल किया गया और करेरा अभ्यारण्य को हटा दिया गया। और इस तरीके से मध्य प्रदेश में पहले भी अभ्यारण्यों की संख्या थी 24, और कर्माझिरी को शामिल करने से पुनः इनकी संख्या हो गई 24। तो याद रखें, कर्माझिरी को शामिल किया गया, करेरा को हटा दिया गया है अभ्यारण्यों की लिस्ट से। बिल्कुल अपडेटेड चीजें मैं आपको दे रहा हूं, बिल्कुल ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैं 9 प्रस्तावित अभ्यारण्य भी आपको बताऊंगा, कहां कहां लगाए जाएंगे वो भी बताऊंगा, और उनकी मैं डिटेल्स भी दूंगा। तो चलिए याद रखें, कर्माझिरी अभ्यारण्य सिवनी में है कर्माझिरी। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व के कुछ क्षेत्र को शामिल कर बनाया गया है। और आपको पता ही है कि जो पेंच नेशनल पार्क वाला हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश के ये छिंदवाड़े में भी आता है, सिवनी में भी आता है, लेकिन ये सिवनी में आएगा कर्माझिरी अभ्यारण्य। कर्माझिरी पेंच नेशनल पार्क का जो कोर एरिया है, उसमें कर्माझिरी गेट भी है। उसमें 6 गेट हैं, जिसमें कोर क्षेत्र में 3 गेट हैं, जिसमें से एक गेट है कर्माझिरी। तो इसी कर्माझिरी वाले क्षेत्र को मिलाकर के एक सेंचुरी बना दी गई है। तो यहां पर याद रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व के कुछ क्षेत्रों को शामिल कर एक नया अभ्यारण्य जुलाई 2022 में इसकी घोषणा की गई है। चलिए, और हटाया किसको है? तो शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य को हटाया है। तो एक को जोड़ा, एक को हटा दिया, संख्या यथावत बनी हुई है 24। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला अभ्यारण्य है दोस्तों घाटी गांव अभ्यारण्य, और ये घाटी गांव अभ्यारण्य जो है ग्वालियर में है। याद रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, घाटी गांव अभ्यारण्य अभी करंट में चर्चा में है। करंट में चर्चा में क्यों है? याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चर्चा में इसलिए दोस्तों यहां, क्योंकि यहां पर सियाह गोश नामक जीव को संरक्षण दिया जा रहा है।
किसको संरक्षण दिया जा रहा है, बिल्कुल नोट कर लीजिए, स्याहघोष नामक जीव को संरक्षण किया जा रहा है। ये क्या है स्याहघोष? तो स्याहघोष दोस्तों एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है। क्या है ये? जंगली बिल्ली की प्रजाति है, जंगली बिल्ली नहीं, जंगली बिल्ली की प्रजाति है। इसे बिग कैट भी कहा जाता है, बड़ी बिल्ली भी बोला जाता है। इसके कान बड़े बड़े होते हैं, दूर से देखने पर ये शेर के शावक जैसी दिखाई देती है, बाघ के शावक जैसी दिखाई देती है। और ये जो जंगली बिल्ली है विश्व में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और हमारे भारत में, पश्चिमी भारत में भी ये स्याहघोष पाया जाता है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो मध्य प्रदेश में इसको यहां पर संरक्षण देने की तैयारी चल रही है घाटी गांव अभ्यारण्य में। बिल्कुल अभी ये चर्चा में है, करंट में है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखें, एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है स्याहघोष, जो अफ्रीका में विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसे बड़ी बिल्ली भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। सोनचिड़िया, सोनचिड़िया, सोनचिड़िया का दूसरा नाम है गोडावण। तो सोनचिड़िया और गोडावण को भी यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है। तो सोनचिड़िया के संरक्षण के लिए फेमस है, याद रखिएगा, घाटी गांव अभ्यारण्य। इसके अलावा चिंकारा की अधिकता है। चिंकारा एक पशु है, हिरण की प्रजाति का होता है चिंकारा। आपको पता होना चाहिए चिंकारा जो पशु है भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के एक नेशनल पार्क में पाया जाता है, और इस नेशनल पार्क का नाम है सरिस्का। इसका नाम है सरिस्का, और ये सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान के अलवर जिले में है दोस्तों। अलवर, राजस्थान के अलवर जिले में है सरिस्का। तो वहां पर सबसे ज्यादा चिंकारा पाया जाता है भारत में। और हमारे मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में? तो ये घाटी गांव अभ्यारण्य में आपको चिंकारा पशु बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। ये जो घाटी गांव अभ्यारण्य में जो आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पर, ये इमेज है सोन चिड़िया की या गोडावण पक्षी की। गोडावण पक्षी या सोन चिड़िया, याद रखिए। चलिए अगला अभ्यारण्य है नौरादेही अभ्यारण्य। नौरादेही अभ्यारण्य ये बहुत चर्चा में रहता है। 1975 में स्थापित हुआ। इसका सन आप याद रखिए, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दोस्तों, और सबसे बड़ा है तो इसका एरिया भी आपको पता होना चाहिए। इसका एरिया है 1197 स्क्वायर किलोमीटर। 1197 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ नौरादेही अभ्यारण्य है। ये मध्य प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क से भी बड़ा अभ्यारण्य है। हालांकि नेशनल पार्क का एरिया बड़ा होता है, उससे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और कम एरिया में सामान्यतः अभ्यारण्य होते हैं। अभी मैंने आपको अभ्यारण्य की डेफिनेशन बताई है। कुछ विशेष जीव, वनस्पति और कुछ विशेष पशुओं को, पक्षियों को यहाँ संरक्षण दिया जाता है अभ्यारण्य में। तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। केवल सागर जिले में नहीं है, बहुत सी किताबों में आपको केवल सागर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, सागर में भी है, इसका कुछ हिस्सा दमोह में भी आता है, और इसका कुछ हिस्सा नरसिंहपुर में भी आता है। तो 3 जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई है, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखिएगा 1197 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या विशेषता है, कौन से जीव यहाँ पर पाए जा रहे हैं, कौन से पशु पाए जा रहे हैं, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो तेंदुआ मिलेगा दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, और गिद्ध भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो तेंदुआ, लेपर्ड, याद रखिएगा, तेंदुए आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए कूनो पालनपुर में अभी जो वर्तमान में अफ्रीकन चीतों को लाकर के पाला गया है, तो इन अफ्रीकन चीतों को पुनर्स्थापित करने की योजना पहले नौरादेही में थी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि चर्चा में है। तो सबसे पहले अफ्रीकन चीतों को लाकर बसाने की बात की गई थी नौरादेही में, लेकिन जब नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य का परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पर अफ्रीकी चीते सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीते होते हैं इनकी जो रफ्तार होती है सभी पशुओं में सबसे ज्यादा रफ्तार होती है। इनकी जो मैक्सिमम रफ्तार होती है 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और फर्राटेदार दौड़ के लिए खुले मैदान चाहिए, वनों की डेंसिटी कम चाहिए, और वनों की डेंसिटी यहाँ पर अपेक्षाकृत ज्यादा है नौरादेही में। तो इनको सरवाइव करने में, सैर सपाटा करने में दिक्कत हो रही है थी, इस वजह से इसको कैंसिल किया गया और कूनो पालनपुर को सिलेक्ट किया गया।
तो याद रखिए कूनो पालनपुर, हालांकि वहां स्थिति अभी वर्तमान में चिंताजनक है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो 20 चीते लाए गए, पहले 8 चीते और बाद में 12 चीते, जिसमें से 9 चीतों की आज तक की डेट में डेथ हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नौरादेही आप याद रखें। अगला अभ्यारण्य है कामधेनु गौ अभ्यारण्य। कामधेनु गौ अभ्यारण्य दोस्तों ये आगर मालवा में है। आगर मालवा याद रखें, ये भारत का पहला गौ अभ्यारण्य है, आपको पता ही होगा, आगर मालवा जिले में। और मध्य प्रदेश का दूसरा गौ अभ्यारण्य रीवा के सिरमौर में, रीवा की एक तहसील है दोस्तों, ये सिरमौर में बनाया गया है और इसको नाम दिया गया है बसावन मामा गौ अभ्यारण्य। तो बसावन मामा गौ अभ्यारण्य के नाम से दूसरा गौ अभ्यारण्य या दूसरा कामधेनु गौ अभ्यारण्य बनाया गया है। अगला अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी, राता और रा से रायसेन आप याद रख सकते हैं, तो ऐसे आप याद रख लीजिए रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य के बारे में 2-3 फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जंगल सफारी वाला पहला अभ्यारण्य दोस्तों, ये जंगल सफारी वाला पहला अभ्यारण्य और प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पहला जंगल सफारी वाला अभ्यारण्य, मतलब आप यहां से यहां पर जाकर के टाइगर के दर्शन कर सकते हैं, यहां जिप्सी ले सकते हैं, जिप्सी अवेलेबल होगी आपको घूमने के लिए, और आप इस अभ्यारण्य में बाघ का दर्शन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और दूसरा मैंने बता ही दिया आपको, हाल ही में किया गया है, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। तो प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य भी है और जंगल सफारी वाला अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा ये एग्जाम में। भीम बेटिका की गुफा इसी अभ्यारण्य में स्थित है। भीम बेटिका एक पुरातात्विक स्थल है, प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। तो भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वो इसी रातापानी अभ्यारण्य के जंगल में स्थित है। भीम बेटिका की गुफा रायसेन में है और रायसेन में भी कहां पर है, रातापानी अभ्यारण्य का हिस्सा है दोस्तों, याद रखिएगा। देश का पहला अभ्यारण्य जहां वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल की सुविधा है, वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल की सुविधा वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये रातापानी अभ्यारण्य है। इसके अलावा इसी अभ्यारण्य से होकर के बेतवा नदी निकलती है, मतलब बेतवा नदी का जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, वो रातापानी अभ्यारण्य से ही होता है। इसी अभ्यारण्य के मध्य से एक और नदी बहती है जिसका नाम है कोलार नदी। तो याद रखें, 2 नदी देख ली हमने, बेतवा नदी और कोलार नदी, ये दोनों ही नदियां बहती हैं रातापानी अभ्यारण्य से। गिन्नौरगढ़ का किला जो तोतों के लिए फेमस है, गिन्नौरगढ़ का जो गिन्नौरगढ़ फोर्ट है, गिन्नौरगढ़ का किला तोते के लिए फेमस है, तोतों के लिए, याद रखिएगा, ये इसी रातापानी अभ्यारण्य में ही स्थित है। और याद रखें, अभी मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश का पहला बटरफ्लाई पार्क जो बनाया गया है वो गोपालपुर में बनाया गया है और गोपालपुर जो है वो रायसेन जिले में ही है। तो पहला बटरफ्लाई पार्क गोपालपुर रायसेन और दूसरा बटरफ्लाई पार्क जो अभी प्रस्तावित है वो इंदौर के राला मंडल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ और महत्वपूर्ण अभ्यारण्य हैं, उनकी डिटेल्स देख लेते हैं। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर जिले में दोस्तों, आपको पता ही होगा गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर एक बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है। मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, और जो चंबल नदी है उस पर 3 डैम बने हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में एक डैम बना है गांधी सागर। 2 डैम राजस्थान में बने हैं, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। तो जो गांधी सागर बांध है ये मंदसौर में है और इसी के नाम पर ये अभ्यारण्य बनाया गया है। स्पेशली यहाँ पर डैम का जो पानी है, जो बैक वाटर है, बैक वाटर से इस क्षेत्र में पानी जो है वो लबालब भरा रहता है और यहाँ पर इसी पानी में यहाँ पर जलीय जीवों का संरक्षण भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस अभ्यारण्य को चंबल नदी 2 भागों में बांट देती है। तो चंबल नदी इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर के जाती है, एक्चुअली में यहीं पर है जहां पर ये इमेज आपको दिख रही है। और ये जो चंबल नदी जब यहाँ से बहती है मंदसौर से, तो ये इस अभ्यारण्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। इस अभ्यारण्य में जैसे मैंने आपको बताया, इस डैम की वजह से बैक वाटर के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी जगह पर जल का फैलाव हो जाता है और यहाँ पर जलीय जीवों का संरक्षण किया जा रहा है।
तो याद रखें इस फैक्ट को। हिंगलाजगढ़ फोर्ट, हिंगलाजगढ़ का किला, यहाँ की एक तहसील है जिसका नाम है भानपुरा। तो हिंगलाजगढ़ किला भानपुरा तहसील में इसके निकट ही स्थित है। तो ये दर्शनीय पर्यटक स्थल है। तो जो लोग घूमने के लिए गांधी सागर अभ्यारण्य जाते हैं वो हिंगलाजगढ़ फोर्ट भी देख करके आते हैं, क्योंकि इसके ही निकट भानपुरा है और वहीं पर ये किला स्थित है। तो याद रहेगा आपको, जलीय जीवों के संरक्षण के लिए गांधी सागर अभ्यारण्य फेमस है और ये मंदसौर में है। दोस्तों मैं वही फैक्ट आपको बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल इन फैक्ट को आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसानी से आप स्क्रीनशॉट लेकर के ये डेटा अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ स्क्रीनशॉट ही मत लीजिए, इसको आपको पढ़ना भी है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगला जो अभ्यारण्य है वो है सरदारपुर अभ्यारण्य। और ये जो सरदारपुर अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार मालवा में आता है, पश्चिम में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो पक्षी की इमेज आपको दिखाई दे रही है। एक व्हाइट कलर में लंबी पूंछ वाला बहुत ही खूबसूरत पक्षी आपको दिख रहा है, जिसकी चोंच, जिसका मुंह वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्लू कलर का है। और ये जो लंबी सी पूंछ आपको दिख रही होगी, ये देखिए मैं इस पक्षी की बात कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये पक्षी। इसका नाम है दोस्तों दूधराज। इसका नाम है दूधराज पक्षी। तो याद रखें सरदारपुर में है ये दूधराज पक्षी। और इसका दूसरा नाम है, इसको शाह बुलबुल भी बोला जाता है और लोग इसको सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। तो याद रखना है, इसको शाह बुलबुल भी बोलते हैं दूधराज को। मैं इधर लिख देता हूं, शाह बुलबुल, जैसे सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है। चलिए याद रखिएगा, इसे शाह बुलबुल भी बोलते हैं, सुल्ताना बुलबुल भी कहा जाता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम भी आप याद रखें, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो दूधराज है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। ये उत्तर भारत में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी ये जो पूंछ आपको दिखाई दे रही है, ये पक्षी आपको दक्षिण भारत में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो बहुत लंबी पूंछ है जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। बहुत खूबसूरत पक्षी है दोस्तों। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी के रूप में इसका चयन किया गया। तो दक्षिण भारत में इसकी जो पूंछ है ये रेड कलर की भी दिखाई देती है, ब्राउन कलर की भी होती है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ये मिलता है सरदारपुर अभ्यारण्य में। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये पक्षी आपका मन मोह लेगा। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है, इसलिए इस पक्षी को स्वर्ग का पक्षी भी कहा जाता है। तो स्वर्ग का पक्षी अगर आपसे पूछा एग्जाम में किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दूधराज को। दूसरा नाम है शाह बुलबुल, इसे सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया, इंडियन पैराडाइज फ्लाईकेचर, इसको भी आप याद रखिए। चलिए, खरमौर पक्षी का भी संरक्षण हो रहा है। और जो दूसरी इमेज ये आपको जो दिख रही है स्क्रीन पर, ये खरमौर पक्षी है दोस्तों, खरमौर पक्षी। तो खरमौर पक्षी का संरक्षण यहां पर भी हो रहा है। चलिए याद रखें, ये जमुना देवी का क्षेत्र है। जमुना देवी जो विधानसभा में विपक्ष की नेता भी रही हैं, उप मुख्यमंत्री भी रही हैं, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। सरदारपुर एक्चुअली में धार की एक तहसील है। तो याद रखिए, उसी के नाम पर, तहसील के नाम पर ये सरदारपुर अभ्यारण्य नाम दिया गया है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला अभ्यारण्य है वो है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। और ये मुरैना और भिंड जिले में, तो याद रखिए केवल मुरैना में नहीं है, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य दो जिलों में स्थित है। और ये दो जिले के नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, मुरैना और भिंड। याद रखें दोस्तों। करंट में अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहां पर इंडियन स्कीमर, जिसको पंछड़ा भी कहा जाता है, गाना सुना होगा आपने, पक्षड़ा पंछड़ा ऐसी कुछ है, नाम है, मुझे अभी आ नहीं रहे याद। तो बस वही नाम है इसका दूसरा, इंडियन स्कीमर। तो याद रखें, इंडियन स्कीमर या पंछड़ा। इसे लाल चोंच वाला पक्षी भी कहा जाता है। इसका संरक्षण हो रहा है। बिल्कुल करंट से अपडेट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इंडियन स्कीमर या पंछड़ा या लाल चोंच वाले पक्षी को संरक्षित किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है, तो ये निर्णय लिया है अभी सरकार ने चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में। नाम से ही स्पष्ट है, घड़ियाल, तो इसका मतलब है घड़ियाल को भी यहाँ पर संरक्षण दिया जाएगा। तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में एक मात्र अभ्यारण्य नहीं है जहां पर घड़ियाल को संरक्षण दिया जा रहा है। तीन अभ्यारण्य है जहां पर घड़ियाल को संरक्षण दिया जाता है। एक है केन अभ्यारण्य,
जो छतरपुर और पन्ना जिले में है, एक है सोन अभ्यारण्य जो शहडोल और सीधी जिले में, और ये तीसरा है जो मुरैना और भिंड जिले में है। तो तीनों में ये सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है दोस्तों। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको आपको याद रखना है। देखिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए और क्या छोड़ना है ना। जब आपको पता चल जाए कि क्या छोड़ना है तो जो पढ़ना है वो बहुत लिमिटेड होता है, मात्र लगभग 25% चीजें आपको पढ़नी होती है। तो आप सिलेक्टिव स्टडी करके आप स्मार्ट तरीके से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो काम के फैक्ट पढ़ें, अनावश्यक तथ्यों पर ना जाएं, अनावश्यक फैक्ट ना पढ़ें, और बिल्कुल काम के तथ्य हमने आपको इस लेक्चर में दिए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है। घड़ियालों को 3 अभ्यारण्य में संरक्षित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य दोस्तों, मुरैना और भिंड में, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसी अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और कछुओं को भी संरक्षण दिया जा रहा है। गंगा डॉल्फिन, तो डॉल्फिन मछली का आपने नाम सुना होगा, और कछुओं को भी संरक्षण हो रहा है। डॉल्फिन एक ऐसा जीव, ऐसा जंतु माना जाता है जो मानव के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो मानव के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी कोई है तो वो डॉल्फिन है, और ये गंगा में बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। तो गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाए जाते हैं उन डॉल्फिन का संरक्षण चंबल घड़ियाल केंद्र में हो रहा है। यही डॉल्फिन आपको उड़ीसा की चिल्का लेक में भी देखने को मिलेंगे। उड़ीसा की चिल्का लेक, ये जो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, यहां पर भी आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यारण्य बोरी अभ्यारण्य, होशंगाबाद। बोरी अभ्यारण्य अपनी गुणवत्तापूर्ण सागौन के लिए जाना जाता है, और सबसे पुराने सागौन, सबसे लंबे सागौन, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले सागौन, सबसे खूबसूरत सागौन, सबसे मजबूत सागौन के लिए प्रसिद्ध है बोरी अभ्यारण्य। गुणवत्ता सागौन मतलब ये सागौन ऐसे हैं इसमें कीड़े कम लगते हैं, अंदर से खोखले नहीं होते, और ये सीधे सीधे होते हैं, आड़े तिरछे नहीं होते, इसलिए इससे आसानी से इमारती लकड़ियां निकाली जाती हैं, और बड़ी मात्रा में फर्नीचर उद्योगों में इसका इस्तेमाल होता है। तो पूरे भारत में सबसे अच्छा सागौन अगर आपको देखना है तो आप चले जाइए होशंगाबाद का बोरी अभ्यारण्य। यहाँ आपको पुराने और अच्छी गुणवत्ता वाले सागौन मिल जाएंगे। सागौन की अच्छी लकड़ियां आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सागौन का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश के लगभग 18% क्षेत्र में सागौन लगा हुआ है। चलिए, वन क्षेत्र का 18% अकेला सागौन है, सबसे ज्यादा है। अगला फैक्ट है, ये पचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा उद्यान के साथ मिलकर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक बड़ी अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई कुछ अभ्यारण्य और कुछ नेशनल पार्क हो सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और पहला है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब बनाया गया था? 1999 में बनाया गया था, और इसको 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में शामिल किया गया। हालांकि मैं मध्य प्रदेश के बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर भी लेक्चर बनाऊंगा, तो याद रखिएगा। ये जो बोरी अभ्यारण्य है, पचमढ़ी अभ्यारण्य और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर के इसको बनाया गया है। इस अभ्यारण्य में शेर और तेंदुए बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो क्या मिल रहा है आपको? शेर मिल रहे हैं, और बड़ी संख्या में आपको दोस्तों यहाँ पर तेंदुए देखने को मिल रहे हैं। तो शेर भी मिलेंगे, तेंदुए भी मिलेंगे। पेंच नेशनल पार्क भी यहीं पर है, पेंच नेशनल पार्क का भी अंग है, और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा तो ही है, तो इसको भी आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यारण्य है पनपटा अभ्यारण्य। पनपटा अभ्यारण्य ये शहडोल और उमरिया में है। इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा। मोर, यहाँ पर आपको मोर, मयूर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मोर भी पाए जाते हैं, हिरण भी पाए जाते हैं, और हिरण की बहुत सी प्रजातियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो मोर और हिरण की अधिकता है। यहाँ बांस, साल और खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए बारिश ज्यादा चाहिए। बांस के लिए भी ज्यादा बारिश चाहिए, लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, इसलिए दोस्तों आपको बांस भी देखने को मिलेगा। वृक्ष की बात करें तो खैर के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, और यही कारण है कि बांस के कारण यहाँ पर शहडोल के अमलाई में एक बहुत बड़ा कागज कारखाना लगाया गया है। खैर के वृक्ष हैं,
यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है खैरवार जनजाति। ये खैरवार जनजाति जो है कत्था बनाती है, कत्था बनाने में पारंगत है, इसलिए उमरिया में कत्था बनाने का एक शासकीय कारखाना भी लगाया गया है। चलिए, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखें। तो ये था पनपटा अभ्यारण्य जो 2 जिलों में है, शहडोल और उमरिया में। आगे बढ़ते हैं। खैर के वृक्ष आपको बड़ी संख्या में मिलेंगे इस अभ्यारण्य में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मयूर, मोर और हिरण भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ अभ्यारण्य और हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, और ये मिलेगा आपको राजगढ़ में। राजगढ़ ये राजाओं की नगरी रही है राजगढ़। ये देखिए पहला फैक्ट लिखा ही हुआ है, राजाओं का शिकार स्थल ही रहा है। राजा करते क्या थे? हंटिंग करते थे, शिकार करते थे भाई। तो नरसिंहगढ़ जो क्षेत्र था, यहाँ के जो राजा थे वो हंटिंग करने के लिए इस जंगल का, इस फॉरेस्ट का प्रयोग करते थे, जिसको इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया गया, संरक्षित वन घोषित करके इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी गई है। तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में है, याद रखें। और शायद आपको पता होगा, आजादी के बाद यहाँ के एक राजा हुए थे भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह ये इस क्षेत्र के खास शासक, और 1962 में जब राजगढ़ को एक अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित किया गया तो उस समय इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो ये निर्दलीय सांसद भी बने थे और विधायक भी बने थे। तो याद रखें आप, भानु प्रताप सिंह जो है वो, उनका संबंध यहीं से है, नरसिंहगढ़ से है। इसके अलावा एक यहाँ पर झील भी है दोस्तों, तो याद रखें झील बार बार पूछी जाती है। वैसे मैंने झील वाले लेक्चर में आपको बताया ही है। चिड़ीखो झील कहाँ मिलेगी आपको? नरसिंहगढ़ में मिलेगी। तो नरसिंहगढ़ की एक फेमस झील है और जो राजगढ़ जिले में आता है। नरसिंहगढ़ फोर्ट यहीं पर है, बिल्कुल इसके पास में ही है नरसिंहगढ़ फोर्ट, तो इसको भी आप याद रखें। नरसिंहगढ़ का किला यहाँ पर है। इमेज से आपको क्लियर हो रहा होगा, मोर भी मिलेगा आपको। तो मोर के लिए फेमस है, चीतल के लिए फेमस है, लकड़बग्घा यहाँ पर पाया जाता है। तो जंतुओं की अगर हम बात करें, पशुओं की बात करें, तो मोर, चीतल और लकड़बग्घा को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है और ये नेचुरली यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं खिऊनी अभ्यारण्य की। खिऊनी अभ्यारण्य ये दोस्तों 2 जिलों में है, देवास और सीहोर। तो याद रखें इसका कुछ हिस्सा देवास, अधिकांश हिस्सा देवास में आता है, देवांश में आता है, और कुछ हिस्सा जो है वो सीहोर में आता है। तो ये पूर्वी मालवे के जिले हैं, मालवा में भी पूर्वी मालवे में आता है देवास और सीहोर। चलिए देखते हैं किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर कुछ चीजें फेमस हैं। अच्छा, जो रातापानी अभ्यारण्य हमने रायसेन वाला देखा था, रातापानी जो मध्य प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर अभ्यारण्य है, यहाँ के जो बाघ हैं, जो टाइगर हैं, वो घूमते फिरते टहलते हुए इस अभ्यारण्य तक पहुंच जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो रातापानी के अभ्यारण्य टहलते हुए कहां तक पहुंच जाते हैं? खिऊनी अभ्यारण्य तक। और खिऊनी अभ्यारण्य ये तेंदुए और रातापानी अभ्यारण्य के बाघों के लिए फेमस है। तो रातापानी के बाघ आपको कई बार यहाँ पर नजर आएंगे। कैसे पता चलता है? तो जो बाघ होते हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, इनके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाती है जिससे आसानी से इनको ट्रेस किया जा सकता है। इससे उनकी लोकेशन फॉरेस्ट विभाग को पता चल जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगली गुरैया इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखें यहाँ पर जंगली गुरैया और दूधराज पक्षी यहाँ पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो दूधराज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अभी हमने बताया था दूधराज। तो दूधराज के लिए जो दूसरा अभ्यारण्य है वो खिऊनी अभ्यारण्य भी है। इसके मध्य से होकर के एक नदी बहती है, इसका नाम है जामनेर नदी। तो याद रखें जामनेर नदी देवास में बहती है और देवास में वो इसी खिऊनी अभ्यारण्य में बहती है। इसके अलावा एक और छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है बाल गंगा नदी। तो बाल गंगा नदी, जामनेर नदी, ये दोनों नदियां इसी खिऊनी अभ्यारण्य से होकर के बहती हैं। और एक वाटरफॉल भी है यहाँ पर, इसका नाम है शंकर खो जलप्रपात। मैंने इसका लेक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं वाटरफॉल का निर्माण कैसे होता है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, कहाँ कहाँ हैं, किस तरीके से बने हैं, ये मैंने डिटेल में चर्चा की है और आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। तो शंकर खो वाटरफॉल जो यहीं पर है खिऊनी अभ्यारण्य में। तो खिऊनी अभ्यारण्य में जंगली गुरैया, दूधराज पक्षी, इसके अलावा जामनेर नदी और बालगंगा नदी यहाँ से होकर के बहती है और शंकर खो जलप्रपात यही स्थित है, इसको आप याद रख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और अभ्यारण्य हैं दोस्तों, उनकी चर्चा कर लें। केन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य जैसे मैंने आपको बताया था, घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है और घड़ियाल के संरक्षण में सबसे बड़ा अभ्यारण्य हमने देखा चंबल अभ्यारण्य। तो जो केन अभ्यारण्य है ये छतरपुर और पन्ना जिले में है, तो याद रखें छतरपुर और कुछ पन्ना का हिस्सा भी इसमें आता है। यहां पर घड़ियाल के साथ साथ, घड़ियाल को तो संरक्षण दिया ही जा रहा है, घड़ियाल के साथ साथ मगरमच्छ भी पाले जा रहे हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ अलग अलग हैं। इमेज से आप समझ सकते हैं, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये मगरमच्छ की है, ये क्रोकोडाइल है भाई, तो मगरमच्छ ही आपको देखने को मिल रहा है और घड़ियाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, पशुओं को दी जाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखें। पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉल, एक दवा होती है डाइक्लोफेनॉल। ये जो डाइक्नो डाइ सॉरी क्या लिखा है, डाइक्लोफेनॉल, ये जो दवा होती है पशुओं को दर्द के लिए दी जाती है। ये दर्द निवारक दवा है दोस्तों, पशुओं को दर्द से मुक्ति के लिए दवा दी जाती है। साथ ही पशुओं को जब सूजन आ जाती है तो भी इस डाइक्लोफेनाल मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन दी जा रही है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन जो मेडिसिन है ये पशुओं को दी जाती है पशुओं के प्रसव के दौरान बच्चादानी के संकुचन को रोकने के लिए। तो पशुओं को प्रसव के दौरान बच्चादानी के संकुचन को रोकने के लिए, आसानी से पशुओं में प्रसव कराने के लिए इस ऑक्सीटोसिन मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा डेयरी फार्म वाले ज्यादा दूध के लालच में भी पशुओं को इस दवा को इंजेक्ट कराते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का प्रयोग ज्यादा दूध के लिए भी डेयरी फार्म वाले लोग या जो पशुओं को पालते हैं, व्यापारिक पशुपालन करते हैं, उनके द्वारा भी दिया जाता है। तो चलिए समस्या क्या है, तो डाइक्लोफेनॉल और ऑक्सीटोसिन ये जो मेडिसिन दी जा रही है, इनको जब ये जो पशु मर जाते हैं और जब मरे हुए पशुओं को गिद्ध जब खाते हैं, तो गिद्ध ही खाते हैं पशुओं को, जिसकी वजह से ये मेडिसिन गिद्धों के शरीर में जाने से गिद्धों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है केन घड़ियाल अभ्यारण्य में। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है और अदर स्टेट पीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिए। आपसे प्रश्न पूछेगा पशुओं को कौन सी दवा दी जा रही है जिससे तेजी से गिद्धों की संख्या में कमी आ रही है, तो उस दवा का नाम है डाइक्लोफेनॉल और ऑक्सीटोसिन। तो डाइक्लोफेनॉल दर्द निवारक दवा है और ऑक्सीटोसिन प्रसव के दौरान दी जाती है, आसानी से प्रसव हो पशुओं में और ज्यादा दूध उत्पादन के लिए, जो गिद्धों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। और इन दवाओं के लिए आपको जानकर ताज्जुब होगा, विश्व के अधिकांश देशों में, विश्व के 90% देशों में इन दवाओं पर बैन है, ये दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यारण्य है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, तो नाम से स्पष्ट है घड़ियाल, ये देख रहे होंगे आप, ये जो इमेज आपको दिख रही है ये दोस्तों ये घड़ियाल की ही है। तो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है, एक हमने देखा चंबल है, एक केन है, दूसरा केन और तीसरा हो गया सोन। तो ये जो सोन है, सोन नदी जिन जिलों में होकर के बहती है, तो देखिए उन क्षेत्रों को मिलाकर के इस अभ्यारण्य को बनाया गया है। तो इसमें आपको सीधी भी मिलेगा, शहडोल भी मिलेगा और सतना भी मिलेगा, ठीक है। तो केवल ये सीधी में नहीं है, याद रखिएगा, सीधी के अलावा शहडोल भी आएगा, इसमें सतना भी आएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सोन नदी यहाँ से बहती है, सोन नदी यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। सोन नदी पर ही घड़ियाल के साथ साथ यहाँ पर मगरमच्छ और कछुओं का भी संरक्षण किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, घड़ियाल भी है, मगरमच्छ भी है और साथ में कछुआ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कछुओं का भी संरक्षण यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा कछुओं की सबसे प्राचीन प्रजाति इसी अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगी। तो कछुए की सबसे प्राचीन प्रजाति आपको सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में ही देखने को मिलेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा।
इसके अलावा सिंघौरी अभ्यारण्य है। सिंघौरी अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और रायसेन जिले की एक तहसील है, इसका नाम है उबैदुल्लागंज। तो याद रखें, उबैदुल्लागंज एक वन मंडल आता है, तो उबैदुल्लागंज वन मंडल में ये अभ्यारण्य आता है। सिंघौरी, सॉरी सिंधौरी है, सिंघौरी बोल रहे हैं हम, सिंधौरी है, सिंधौरी अभ्यारण्य, सिंधौरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। तो ये रायसेन के उबैदुल्लागंज तहसील में आती है। उबैदुल्लागंज एक वन मंडल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसी के मध्य से होकर के एक बारना नदी बहती है। बारना जो है नर्मदा की सहायक नदी है, जो उसमें विंध्याचल से आकर के मिलती है। तो बारना नदी यहीं से होकर के बहेगी, तो बारना है। इसके अलावा एक चौकीगढ़ फोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चौकीगढ़ फोर्ट इसी सिंधौरी अभ्यारण्य में है। तेंदुए, शेर और नीलगाय ये कुछ जंतु हैं जो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे। तो तेंदुआ भी मिलेगा, टाइगर भी मिलेगा और नीलगाय भी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो याद रखें, सिंधौरी अभ्यारण्य ये है रायसेन, बारना नदी यहाँ से बहती है और चौकीगढ़ फोर्ट यहीं पर स्थित है। अक्सर फोर्ट नदियों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट में जो चीज चर्चा में है, कोई नए अभ्यारण्य बनाए गए हैं या अभ्यारण्य में किसी नए जंतु को, जीव को संरक्षण दिया जा रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल दोस्तों, ये अपडेटेड लेक्चर है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो है, नई नई चीजें आपको इस लेक्चर में मिलेंगी। तो बिल्कुल इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से करिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, तो ये थे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यारण्य। और मध्य प्रदेश में अभी 9 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं, तो वो 9 नए अभ्यारण्य कौन कौन से हैं उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला अभ्यारण्य जो चर्चा में है, वो है, जो प्रस्तावित है, वो है संजय गांधी अभ्यारण्य। संजय गांधी अभ्यारण्य, और ये बनाया जाएगा छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा में प्रस्तावित है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम होगा संजय गांधी। संजय गांधी को आप जानते होंगे। संजय गांधी ये इंदिरा गांधी के बेटे थे। इंदिरा गांधी के ये छोटे बेटे थे, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी, छोटे बेटे संजय गांधी। ये पायलट थे, इनको प्लेन उड़ाने का शौक था और इसी शौक ने इनकी जान ले ली। मात्र 33 वर्ष की उम्र में, 33 ईयर में, 1980 में प्लेन दुर्घटना में, प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई। चलिए, इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र, इनके पिता फिरोज गांधी, पत्नी तो जानते होंगे आप, इंदिरा गांधी की सौतन, सॉरी सोनिया गांधी की सौतन मेनका गांधी, और संजय गांधी के पुत्र वर्तमान में वरुण गांधी, जो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत लोकसभा सीट से सांसद हैं। तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं जो मेनका गांधी हैं वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उनके पुत्र जो हैं बीजेपी से पीलीभीत जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने अपनी पार्टी के ही खिलाफ जाकर के कुछ बातें की हैं, पार्टी की गाइडलाइन के विपरीत इन्होंने बातें की हैं। तो देखते हैं 2024 में बीजेपी जो है इनको लोकसभा सीट देती है या नहीं देती है। लगातार चर्चा में बने रहते हैं, है ना। पार्टी के विरोध में ये बहुत सी बातें सार्वजनिक रूप से करते हैं वरुण गांधी, ठीक है। तो याद रखिएगा, वरुण गांधी के ही पिता संजय गांधी, और इनके नाम पर यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, छिंदवाड़े में, छिंदवाड़ा जिले में। तो याद रखें, संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा। चलिए, प्रस्तावित है, अभी कोई इसकी चर्चा नहीं हो रही है, केवल प्रस्तावित है, तो प्रोजेक्टेड है, याद रखिएगा। दूसरा जो अभ्यारण्य प्रस्तावित है उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही है, भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी के लंगोटिया यार। गांधी जी से इनकी मुलाकात पहली बार चंपारण सत्याग्रह में हुई थी 1917 में। जब गांधी चंपारण सत्याग्रह में गए हुए थे, तो गांधी जी पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यहीं पर मिले, उन्हीं के घर में रुके, वहीं खाना खाया, और पहला एक क्षेत्रीय सत्याग्रह था जो सफल हुआ चंपारण में। यही मुलाकात हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आजादी के बाद देश का पहला राष्ट्रपति इनको बनाया गया। तो ये अभ्यारण्य प्रस्तावित है मध्य प्रदेश के हरदा में, हरदा आप याद रखें। इसके अलावा महात्मा गांधी अभ्यारण्य, तो महात्मा गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जितनी बात की जाए उतनी कम। महात्मा गांधी अभ्यारण्य ये बनाया जाएगा बुरहानपुर जिले में। आगे चलते हैं, जमुना देवी अभ्यारण्य। जमुना देवी, जमुना देवी कौन है? तो मैंने जब आपको बताया था, मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील में इनका जन्म हुआ था।
हालांकि सरदारपुर अभ्यारण्य भी है। तो धार में एक दूसरा अभ्यारण्य जो बनाया जाएगा वो जमुना देवी के नाम पर बनाया जाएगा। तो कांग्रेस से जुड़ी हुई ये महिला थी, एक खास लीडर थी। हालांकि 2010 में इनकी डेथ हो गई। मृत्यु से पहले ये कांग्रेस की साइड से विपक्ष की नेता भी रही मध्य प्रदेश विधानसभा में, ये उप मुख्यमंत्री भी रही और ये सांसद भी रही, लोकसभा सांसद भी रही, राज्यसभा सांसद भी रही। जमुना देवी एक खासा मुकाम इन्होंने हासिल किया मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो इनको आप याद रखें, पहली मध्य प्रदेश की महिला विपक्ष की नेता बनी थी ये जमुना देवी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में याद रखना। तो जमुना देवी अभ्यारण्य जो बनाया जाएगा वो धार में बनाया जाएगा। अगला अभ्यारण्य देवी अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य, मराठा, वो मराठा जिन्होंने कभी, जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, वो मराठा जो कभी मुगलों के सामने नहीं झुके। और मराठों में सबने वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया था, केवल होलकरों को छोड़कर। होलकरों को छोड़कर होलकर ऐसे थे जिन्होंने सहायक संधि को, वेलेजली की सहायक संधि को सबसे अंत में एक्सेप्ट किया, लास्ट तक स्वीकार नहीं किया। तो देवी अहिल्याबाई एक जाना माना नाम, जिनकी राजधानी महेश्वर हुआ करती थी। तो इंदौर में इनके नाम पर एक अभ्यारण्य, एक सेंचुरी बनाई जाएगी, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सीहोर में सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के बिस्मार्क, भारत की रियासतों को एक करने वाले, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीहोर, शिवराज सिंह चौहान की होम डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाना प्रस्तावित है। तो इसे भी याद रखें। इसके अलावा अगला जो अभ्यारण्य है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये सागर में प्रस्तावित है। अभी हमने देखा था नौरादेही, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, वो यही सागर में ही है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य बनाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं, भारत के आधुनिक मनु, संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जनक और जननी दोनों ही कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और हिंदू सिविल कोड आजादी के बाद पारित कराने में, बनाने में सबसे अहम रोल प्ले किया। आज महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाने में सबसे अहम रोल अदा करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं के नाम पर यह अभ्यारण्य सागर में बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सतना जिले में एक अभ्यारण्य बनाया जाएगा सरभंगा। इसको सरभंगा नाम क्यों दिया गया दोस्तों? सरभंगा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जो सरभंगा है, सतना में एक तहसील है मझगवा। सतना की एक तहसील है मझगवा, तो याद रखिएगा इस मझगवा तहसील के अंतर्गत एक वन क्षेत्र है जिसका नाम है सरभंगा। तो मझगवा तहसील के अंदर सतना जिले में सरभंगा वन क्षेत्र है। इस सरभंगा वन क्षेत्र को मिला करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है सतना में। तो याद रखना, सरभंगा आपसे पूछ सकता है ये अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है, तो सतना जिले में प्रस्तावित है। और इसके अलावा जो अंतिम 9th जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रस्तावित है वो है राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला। राजा दलपत शाह तो गढ़ मंडला के शासक थे राजा दलपत शाह, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये राजा दलपत शाह वही दलपत शाह हैं जो महान वीरांगना रानी दुर्गावती के पति थे। रानी दुर्गावती के पति राजा दलपत शाह। और ऐसा कहा जाता है कि विवाह पश्चात रानी दुर्गावती से जब इनका विवाह हुआ, रानी दुर्गावती चंदेल शासिका थी, याद रखना, शादी होकर के यहाँ ही थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इनका संबंध चंदेल वंश से था रानी दुर्गावती का। ये शादी होकर के गढ़मंडला आई, राजा दलपत शाह से इनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने रखा वीर नारायण। वीर नारायण, ये जो वीर नारायण थे इनकी उम्र थी दोस्तों मात्र 5 साल, और 5 वर्ष की उम्र जब वीर नारायण की थी उसी समय इनके पिता स्वर्ग सिधार गए। मतलब दलपत शाह की नेचुरल डेथ हो गई और इनके क्षेत्र पर नजर थी। अच्छा, डेथ जब हुई दलपत शाह की, राजा दलपत शाह की जब डेथ हुई तो ये समय था 1550 का।
तो 1550 में भारत में शासन किसका? अकबर का शासन था, मुगल शासक था अकबर। अकबर की नजर पड़ी गढ़मंडला पर। उन्होंने देखा कि दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी वीर नारायण को गद्दी पर बिठा करके शासन कर रही हैं। तो इसने अपने एक सेनापति को भेजा, और सेनापति को जो यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा वो 1664 में भेजा, और उस सेनापति का नाम था आसफ खां। तो दोस्तों इस फैक्ट को याद रखना, आसफ खां नामक सेनापति को भेजा और रानी इस युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी और अकबर के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि रानी इस युद्ध में बाद में पराजित हुई, और पराजित होने के बाद अकबर ने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा, लेकिन जनता ने विद्रोह कर दिया। और जब जनता ने विद्रोह कर दिया तो ऐसी स्थिति में अकबर ने दलपत शाह के छोटे भाई को यहाँ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को भेजा था। आसफ खां की जो लड़ाई हुई वो रानी दुर्गावती से हुई। आसफ खां अकबर का सेनापति था। वीर नारायण की मृत्यु 5 वर्ष में ही हो गई। रानी दुर्गावती ने फिर गढ़मंडला का शासन संभाला। चलिए दोस्तों, तो राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में बनाया जा रहा है। तो ये प्रस्तावित है, प्रोजेक्टेड है, याद रखिएगा। तो ये 9 अभ्यारण्य मैंने आपको बताए। ये जितने भी एग्जाम होंगे अभी हाल ही में, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। कमेंट्स करके जरूर बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और कैसे लेक्चर आप देखना चाहेंगे। आप अपने सुझाव दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।